अब हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। जैसा पिछले वीडियो के अंदर में प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी जो है वहाँ पर होगा क्या कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है या फिर जिसको हम लोग ब्लास्टुला कहते थे, वो एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ जाकर जो ही अटैच होता था, चारों तरफ के एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते थे वो उसको कवर अप कर लेते थे और मतलब वो काफ़ी तरीके से प्रोलिफेरेट हो जाते थे। जैसे कि अगर ये ब्लास्टुला है तो ये ब्लास्टुला जो ही इसके साथ जुड़ता था, चारों तरफ के जो टिश्यूज़ होंगे वो प्रोलिफेरेट करेंगे, मतलब तेज़ी से उनकी ग्रोथ होगी और वो क्या करेंगे कि इसको कवर कर लेते हैं। और कवर करने के साथ ही हम लोग इसी स्टेज को हम लोग बोलते थे इम्प्लांटेशन, और जिसकी वजह से यहाँ पर हो जाती थी प्रेगनेंसी। अब होता यह है कि जैसे आपको पिछले वीडियो के अंदर में यहाँ पर हमने बता रखा था कि किस तरीके से ये जो बाहर के सेल्स हैं ये ट्रोफोब्लास्ट कहे जाते हैं। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होंगे, इन ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ही जो होते हैं वो यूट्रस की वॉल के साथ जाकर अटैच होने हैं और अंदर में इस तरीके से यहाँ पर इनर सेल मास प्रेजेंट होता था। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं ये इसके साथ अंदर में जाकर जो ही अटैच होते हैं तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल डिवाइड होके बाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होंगे, इन ट्रोफोब्लास्ट सेल के अंदर में क्या होगा कि आगे चल के इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये किसके अंदर में हो रहा है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एंडोमेट्रियम के अंदर में अब जा चुका है। ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर में ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो जा चुका है। हम लोग इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते थे, तो एंडोमेट्रियम की इस वाले पोर्शन में यानी कि फंडस वाले पोर्शन के अंदर में ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जितने भी सेल्स थे इस तरीके से, तो ये चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट थे। चारों तरफ के जो सेल्स होते थे इनको हम लोग कहते थे ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के ही जो सेल्स हैं वही डिवाइड करके इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते थे। और अंदर में इसी के जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते थे इसको हम लोग नाम देते थे इनर सेल मास। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये जो सेल्स हैं यही डिवाइड करके ये क्या बना रहे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोरियोनिक विलाई। और ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये अब जाकर इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। इंटरडिजिटेटेड का मतलब कि जैसी उंगलियां आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं उस तरीके से यहाँ पर मतलब जो यूट्राइन वॉल होगी, तो यूट्राइन जो टिश्यूज होंगे उसके अंदर में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे और यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट के सेल में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे और वो जाकर इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जाकर उसके साथ जुड़ जाते हैं और इसी जुड़े हुए पोर्शन को, इसी जुड़े हुए पार्ट को, इसी जो कॉमन ये जो पार्ट बनेगा इसी को बोला जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, जो कि कोरियोनिक विलाई एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू के इंटरडिजिटेशंस से मिलकर बना हुआ होता है। सेल चैप्टर के अंदर में आपने 11th क्लास के अंदर में इंटरडिजिटेशन पढ़ा होगा। तो इंटरडिजिटेशन पता है क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं और दूसरे सेल भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं और उनके बीच में ये जो कनेक्शन हो जाता है उसको हम लोग इंटरडिजिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से इंटरडिजिटेशन हो जाता है। डिजिट का मतलब उंगलियां होती है ना, तो इंटरडिजिटेशन, दो उंगलियां आपस में जैसे जुड़ जाती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या होंगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जो कि आपस में जुड़ जाते हैं और इसको हम लोग इंटरडिजिटेशन वर्ड बोलते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो एक कॉमन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते थे प्लेसेंटा। ये अगर एक रफ वर्क है, आपको अगर ये बनाना है तो आप बना सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी के बारे में कुछ बातें प्यारी प्यारी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्हीं सभी कुछ पॉइंट्स के बारे में। लिखा हुआ है आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या कुछ चीज़ें होंगी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर होंगे, जिसको हम लोग बोला करते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू जो होते हैं वो आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं विथ ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म्स, और दोनों मिलकर किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत प्लेसेंटा के बारे में, क्या ये प्लेसेंटा है क्या और इसके क्या कुछ रोल होते हैं, क्या कुछ फंक्शन होता है, मतलब प्लेसेंटा का क्या कुछ रोल होगा। तो सबसे पहली बात कि प्लेसेंटा के अंदर में यहाँ पर बहुत सारे रोल हमने लिख रखे हैं, जैसे कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड फीटस। मदर और फीटस के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट इस वजह से क्योंकि मदर और फीटस के बीच में यही एक स्ट्रक्चर कॉमन होता है, तो इस वजह से स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाएगा। और फंक्शनल यूनिट भी यही होगा क्योंकि यही एक ऑर्गन मदर और फीटस के बीच का एक ही ऑर्गन जो होता है जो कि फंक्शनल भी होता है। ठीक है, दोनों के बीच में एक ही ऑर्गन होता है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो जाएगा और फंक्शनल यूनिट भी हो जाएगा। क्या कुछ काम होगा इसका? तो इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड
न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, ऑक्सीजन की भी सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई करता है एम्ब्रियो तक में। रिमूवल ऑफ CO2 और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल और CO2 को भी रिमूव करने का काम भी किसका होता है, प्लेसेंटा का ही यहाँ पर होगा, ठीक है। इट कनेक्टेड टू दी एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा दरअसल एक टिश्यू को कह रहे हैं ना, जो ट्रोफोप्लास्ट के जो सेल्स थे कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन वॉल के बीच में जो एम्बेडेड थे, तो उस मेम्ब्रेन को, जो दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस है या फिर दोनों मेम्ब्रेन का जो कलेक्टिव फॉर्म है, उसको हम लोग प्लेसेंटा कह रहे हैं। तो प्लेसेंटा एक अलग चीज है, ठीक है। जैसे कि ये वॉल है और इस वॉल के साथ ये बोर्ड चिपका हुआ है, तो ये वॉल और बोर्ड जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर ये क्या बना रहे हैं, ये प्लेसेंटा है। और यहां से फिर एक कॉर्ड, एक तार निकली हुई होगी जो कि फीटस के उसके अम्बिलिकस से जुड़ी हुई होती है। तो उस वायर को, उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में और प्लेसेंटा में। अम्बिलिकल कॉर्ड को ही वो लोग प्लेसेंटा बोल देते हैं, तो प्लेसेंटा वो नहीं है। प्लेसेंटा क्या है, एक टिश्यू है जिसके साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड को, मतलब जो एम्ब्रियो को उसके एम्बिलिकस से और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जोड़ने का काम करता है। तो इट कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इट प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, और ये और भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये है क्या, एक टाइप का गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा है तो आप लिख लेना। HCG ये जो हार्मोन है ये है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का मतलब जो कोरियन नाम के टिश्यू से मतलब सिक्रीट होते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर कोरियोनिक विलाई बोल रहे हैं, तो कोरियोनिक क्यों बोल रहे हैं, तो कोरियोनिक टिश्यू होते हैं, ये दरअसल एक टाइप के टिश्यू होते हैं, एमनियन एंड कोरियन, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर विलाई जो है वो कोरियन नाम के टिश्यू से बन रहा होता है, और वही कोरियन वाला जो पार्ट होगा, यानी कि प्लेसेंटा वाला जो पोर्शन है, वही क्या सिक्रीट कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का मतलब गोनाडोट्रोपिन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, कोरियोनिक टिश्यू से। प्लेसेंटा के अंदर में दरअसल बताया आपको कि कौन से टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं, कोरियोनिक टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी को हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं। जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। तो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, और गोनाडोट्रोपिन दो टाइप के होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से, FSH एंड LH। तो उस वक्त पे FSH LH ये HCG के भी क्या हो जाएंगे, दो टाइप हो जाएंगे, FSH एंड LH। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि ये किससे सिक्रीट हो रहे हैं, प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रहे हैं। दूसरा है HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन। HPL का मतलब है प्रोलैक्टिन, ठीक है। और प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करते हैं, तो मिल्क के फॉर्मेशन और सिक्रेशन के अंदर में हेल्प करते हैं। ब्रेस्ट से, मेमरी ग्लैंड से मिल्क के फॉर्मेशन और सिक्रेशन के अंदर में हेल्प करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये हो जाते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर एस्ट्रोजन भी है, एस्ट्रोजन भी कुछ अमाउंट में सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि प्लेसेंटा जो है वो हर तरीके के हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ पर करते हैं, चाहे कि वो FSH हो, LH हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, या फिर HPL यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की ही बात क्यों नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, और इसी के साथ साथ एक और हार्मोन का ये सिक्रेशन करते हैं जिसको बोला जाता है रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन जैसा कि नाम है, इसका काम भी ठीक उसी तरीके से होता है। ये क्या करता है कि रिलैक्स करने का काम करता है प्यूबिस सिम्फाइसिस को, ठीक है। हिप्पो वाले रीजन में, जहाँ पर मतलब जो यूट्रस के अंदर में जहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस फीटस के डेवलपमेंट जो यूट्रस के अंदर में होगा, तो उसकी जो डिलीवरी होने वाली होती है वो वजाइनल कैनाल के थ्रू होती है, बर्थ कैनाल के थ्रू होती है, हम लोग जानते हैं। तो बर्थ कैनाल के थ्रू अगर जो फीटस होगा उसका साइज बड़ा होगा और बर्थ कैनाल अगर छोटी होगी, तो वहां पर फीटस के एक्सपल्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर वेजाइनल कैनाल की तो चलिए, वहां पर तो क्या हो जाता है कि वो स्ट्रेच होके इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा का पूरा फीटस जो है वो बाहर आ सके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, तो प्रॉब्लम होती है कि ये जो हिप वाला रीजन होता है, ये दो अलग अलग बोन से मिलकर बना हुआ आता है। आपको पता है मतलब पेल्विक गर्डल के जो दो बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन्स जो होते हैं, पेल्विक बोन से बना हुआ होता है। और जो दोनों पेल्विक गर्डल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रंट साइड में, जहां पर जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया प्रेजेंट होता है, वहां पर जो दोनों बोन्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से आकर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि ये दोनों आपस में मतलब इस तरीके से पास पास लगे हुए होते हैं, और उनके बीच में एक मतलब यहाँ पर बीच में एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। तो दो प्यूबिक बोन्स होंगे और दोनों प्यूबिक बोन्स के बीच में प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है। तो रिलैक्सिन जो होता है वो उस वक्त पे क्या करता है कि जब डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है, जब पार्चुरेशन होने वाला होता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है और ओवरीज से भी सिक्रीट होता है। दोनों जगह से रिलैक्सिन का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। और रिलैक्सिन क्या करता है दरअसल कि ये जो प्यूबिक बोन्स होते हैं उन दोनों के बीच का जो टिश्यू है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या,
प्यूबिस सिम्फाइसिस इस प्यूबिस सिम्फाइसिस को डिसॉल्व कर देता है। और जब ये दोनों बोन्स उसी प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या है, एक टाइप का ग्लू के जैसे काम करता है, जो दोनों प्यूबिक बोन्स होते हैं वो आपस में उसी की वजह से चिपके हुए रहते हैं। अब उस ग्लू को क्या कर दे रहा है, ये डिसॉल्व कर देता है रिलैक्सिन हार्मोन, यानी कि प्यूबिस सिम्फाइसिस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। और जो ही ये डिसॉल्व होता है, दोनों बोन्स के बीच में जो पेल्विक गर्डल है, जो हिप बोन्स जिसको कहते हैं, उस बोन्स के बीच में जो आगे फ्रंटल साइड की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल सामने की तरफ में, तो यहाँ पर जो दोनों बोन्स के बीच में जो कनेक्शन था वो क्या हो जाता है कि लूज हो जाता है। और जो ही ये लूज होता है तो ये दूर दूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो बर्थ कैनाल होता है थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और उसकी विड्थ जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से पार्चुरेशन जो है वो थोड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। तो प्लेसेंटा जो है इन लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस हम लोग बोलते हैं, या फिर बिल्कुल लास्ट वाली स्टेजेस के अंदर में, यानी कि पार्चुरेशन के टाइम पर, इट ऑल्सो सिक्रेट्स रिलैक्सिन, ये और भी क्या सिक्रेट करता है, रिलैक्सिन, अलॉन्ग विथ ओवरी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक नीचे पॉइंट आप लिख लेंगे कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो क्या काम करेगा, यहाँ पर प्यूबिस सिम्फाइसिस को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। ठीक है, आई होप आपको बात आ गई होगी समझ में, आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, FSH एंड LH, तो उसके लेवल को भी ये मेंटेन करके रखने का काम करता है। दूसरा हार्मोन जो है वो यहाँ पर सिक्रेट होगा HPL का मतलब ह्यूमन प्रोलैक्टिन, और ये मिल्क के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और रिलैक्सिन जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट डिसॉल्व्स व्हाट, प्यूबिस सिम्फाइसिस की जो जॉइंट होती है उसको डिसॉल्व कर देता है, विच हेल्प्स इन वाइडनिंग ऑफ बर्थ कैनाल, जिसकी वजह से बर्थ कैनाल थोड़े वाइडन हो जाते हैं, एंड सो एज प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के अंदर में भी ये हेल्प करने में, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, आप इसे भी लिख लीजिएगा। बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा also increases in mother's blood, which is essential for fetal growth, metabolic changes in mother and maintenance of pregnancy। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होते हैं कि मदर की ब्लड में हमने देखा कि HCG, HPL और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज हो जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात अगर ये आती है कि यहाँ पर जो HCG हार्मोन है, एक यहाँ पर एक फैक्ट है कि HCG हार्मोन जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसी से प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है। सबसे पहले जो ही प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो होती है कि HCG का सिक्रेशन होना है। HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो ही इम्प्लांटेशन होता है HCG सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, और जो ही HCG सिक्रेशन होना शुरू होता है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर में फीमेल का यूरिन सैंपल वहाँ पर कुछ ड्रॉप्स वहाँ पर डाली जाती हैं, और जिसकी वजह से वो क्या करता है कि बता देता है, वो उसके 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स की वजह से वहाँ पर साइन आता है कि वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आते हैं वो दरअसल HCG को ही डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो किट्स के अंदर में क्या होता है कि HCG डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, और यूरिन के अंदर में HCG जो होता है वो लार्ज अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर में, और फीमेल बॉडी के अंदर में जो ही इंप्लांटेशन होगा HCG बहुत लार्ज अमाउंट में बनना शुरू हो जाएगा, और वो साथ ही साथ यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट भी होता रहता है, बॉडी से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो यूजुअली जो प्रेग्नेंट नहीं होगी लेडी, उसके यूरिन के अंदर में HCG नहीं पाया जाएगा, और जो प्रेग्नेंट लेडी होगी सिर्फ उसी की बॉडी के अंदर में, उसी के यूरिन के अंदर में HCG होता है। प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन के अंदर में HCG देखने को मिलेगा। तो सेम हम लोग क्या करते हैं कि वही प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो लेकर आते हैं, और उसके ऊपर में जब फीमेल यूरिन के कुछ सैंपल्स वहां पर डाले जाते हैं तो वहां पर वो HCG को डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करके वहां पर रिजल्ट बता देता है कि कोई भी जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। ठीक है, तो इन सभी हार्मोन्स की जहां तक बात हो रही थी कि HCG सिक्रेट होता है और HPL वगैरह सिक्रेट होता है, तो उसके अलावा यहाँ पर और भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हम तो जानते ही हैं कि यहाँ पर ये सिक्रेट होते हैं। कॉर्टिसोल भी सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल क्या होता है, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, किडनी के द्वारा ये सिक्रेट होते हैं, तो कॉर्टिसोल सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसा आपको बताया कि प्रोलैक्टिन सिक्रेट होना शुरू हो मतलब ज़्यादा इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन यहाँ पर बढ़ जाता है, सही वजह से, क्योंकि थायरॉक्सिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और मेटाबॉलिज्म हम लोग जानते हैं चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो फीटस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो फीटस के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, काफ़ी मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट होना चाहिए, तो उसके मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करने के लिए यहाँ पर थायरॉक्सिन का लेवल वगैरह भी बढ़ जाता है इन मदर्स ब्लड। ठीक है, एटसेट्रा ऑल्सो इंक्रीजेज इन मदर्स ब्लड विच इज एसेंशियल
और जो कि जरूरी है किस लिए, फॉर फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर की बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, फीटस की ग्रोथ होती है, एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ज़रूरी होती हैं। तो इस वजह से इन सभी हार्मोन्स का भी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स इनटू, जो ही इम्प्लांटेशन होगा तो इनर सेल मास जो होंगे वो अब क्या हो जाते हैं कि अलग अलग सेल की लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसको नाम दिया जाता है, 3 अलग अलग सेल की लेयर बनती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहली स्टेज जो बनी थी वो बनी थी मोरूला, उसके बाद वहाँ पर बना ब्लास्टोसिस्ट, 8 to 16 सेल स्टेज के अंदर में वहाँ पर वो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता था, ब्लास्टुला बनता था, मोरूला, ब्लास्टुला एंड देन बनता है गैस्ट्रुला। यहाँ पर 3 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन, मतलब 3 जो जाइगोट होता है उसके 3 अलग अलग स्टेजेस देखे जाते हैं, मेनली मोरूला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। मोरूला हमने देख लिया था, ब्लास्टुला हमने देख लिया था, गैस्ट्रुला क्या है, गैस्ट्रुला वो स्टेज होती है जहां पर ये तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले ये जो तीनों नाम लिखे हुए हैं ये ऐसे रैंडम नहीं लिखा हुआ है कि एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म लास्ट में लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रॉपर सीक्वेंस है यहां पे किस चीज का, जर्म लेयर के फॉर्मेशन का। सबसे पहली जर्म लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एंडोडर्म, उसके बाद होता है यहाँ पर एक्टोडर्म, और उसके बाद होता है यहाँ पर मेसोडर्म। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी एनसीईआरटी की बात कर लें तो मतलब पहले एक और भी पॉइंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर में आएंगे। और लिखा हुआ है कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा, एंड दीज लेयर कंटेन स्टेम सेल्स, और इसी के ऊपर में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स यानी कि ये टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करके पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उनको हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो दीज लेयर्स कंटेन स्टेम सेल्स, यानी कि एंडोडर्म के अंदर में बहुत सारे जितने भी सेल्स होंगे उनको स्टेम सेल्स कहेंगे, दैट प्रोड्यूसेस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और ये क्या करते हैं कि बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब बात ये आ जाती है कि सीक्वेंस की, तो एनसीईआरटी के अंदर में यहाँ पर अब कुछ चीज़ों को हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। अभी बात यहाँ पर आई है तो ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 53 और 53 पर बिल्कुल लास्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। सही है कि जो ही इम्प्लांटेशन होगा उसके बाद जो तुरंत ही क्या हो जाएगा कि एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग कहेंगे एक्टोडर्म, एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। एक्टोडर्म बनता है, फिर एंडोडर्म बनता है, और फिर फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो और उसी के कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पर मेसोडर्म का भी फॉर्मेशन हो जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। बहुत सही बात लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने की है कि लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स इनटू एन इनर लेयर कॉल्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। यहां पर पहले लिखा हुआ है कि एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, और उसके बाद लिखा हुआ है एंडोडर्म, जबकि ऐसा नहीं होता, पहले एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है फिर एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। हालांकि यहां पे कहीं भी सीक्वेंस की बात नहीं करी गई है कि ये पहले कौन बनता है बाद में कौन बनता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बोला हुआ भी सीक्वेंस ही लिखा हुआ है। अगर ये सीक्वेंस नहीं होता तो फिर फुल स्टॉप के बाद ये मेसोडर्म की लाइन अलग से नहीं लिखी हुई होती कि फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है अ मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में फिर बाद में मेसोडर्म बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीक्वेंस को डिनोट किया जा रहा है कि पहले क्या बना है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड देन मेसोडर्म, जबकि होना क्या चाहिए था पहले एंडोडर्म देन एक्टोडर्म एंड देन मेसोडर्म। तो आप यहाँ पर सेंटेंस को आप सुधार लेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, सेंटेंस क्या हो जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स इनटू एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म एंड एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। ये हो जाएगी लाइन। तो इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म एंड आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, पहले एंडोडर्म फिर एक्टोडर्म एंड देन उसके बाद जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा कि फिर उसके बाद मेसोडर्म का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत ही सही बात है। अब अगर एनसीईआरटी की बात चली ही है तो पहले हम लोग एनसीईआरटी के जो कुछ भी पॉइंट्स हैं उनको हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि एनसीईआरटी वाला पोर्शन अपना खत्म हो जाए। यहाँ पर पेज नंबर 52 पर पिछले वीडियो के अंदर में जो ये टॉपिक था पेज नंबर 52 पे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाला, तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के अंदर में एनसीईआरटी पेज नंबर 52 पर एक पैराग्राफ दे रखा है जो स्टार्ट होता है वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। इस लाइन से
तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पोर्शन दे रखा है, जो कि सेम चीज आपको चैप्टर 5 के अंदर में भी पढ़ने को मिल जाएगा। और ह्यूमन के अंदर में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ही आसान होता है, आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है। अगर फिर भी नहीं जानते हो तो ये वाला पोर्शन जो है वो आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन वाला। अगर जो कोई भी डाउट रहेगा, आई होप होना तो नहीं चाहिए, अगर होगा भी बेझिझक आप कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख दीजिएगा, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसी पेज नंबर पे, पेज नंबर 52 के अंदर में यहाँ पर एक, आप गलती भी कह सकते हो, सही कह सकते हो, आई डोंट नो, ठीक है। पेज नंबर 52 पे जो डायग्राम दे रखा है, ट्रांसपोर्ट फिगर 3.11 ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब। और इसके अंदर में यहाँ पर देखिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर में अलग अलग स्टेजेस दिखा रखे हैं। इसमें ए के अंदर में वो क्या था, फिर बी में वो मतलब सेकेंडरी oocyte है, फिर बी में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फिर सी के अंदर में 2 सेल्ड स्टेज बना है, डी के अंदर में 4 सेल्ड स्टेज बना है, इस तरीके से EFGH। और H वाले में यहाँ पर इम्प्लांटेशन दिखा रखा है। H वाले के अंदर में एरो करके लिख रखा है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी अभी नजर आ रहा होगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन जो है वहां अगर आप गौर करें तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहां पर हो रहा है, वॉल के लैटरल साइड में। जो यूट्रस है, यूट्रस की लैटरल वॉल में इम्प्लांटेशन दिखा रखा है। यूट्रस की लैटरल वॉल में इम्प्लांटेशन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो होता है गाय भैंसों में, ठीक है। जो कैटल्स जो होती हैं उनके अंदर में जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है लैटरल वॉल के अंदर में। ह्यूमन बॉडी की अगर बात कर लें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फंडस वाले रीजन में। जैसा कि आप अगले पेज नंबर 53 पे, मतलब आप देख सकते हैं फिगर 3.12, पेज नंबर 53 फिगर नंबर 3.12, वहां पर देखो कि ऊपर वाले, यहाँ पर आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, कि ऊपर वाले जो फंडस वाला रीजन है उस वाले में यहाँ पर फीटस का इम्प्लांटेशन हुआ है। तो सही कौन सा है, सही है फिगर 3.12 वाला, यानी कि फंडस वाले रीजन में इंप्लांटेशन होता है, यहां पर इंप्लांटेशन नहीं होता, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन लैटरल वॉल में ह्यूमन में नहीं होता है, एटलीस्ट वो होता है कैटल्स वगैरह के अंदर में होता है। और अगर ह्यूमन में भी होता है, एक बात और कि ह्यूमन में भी ये इंप्लांटेशन होता है, लेकिन ये एक टाइप के एरर की वजह से होता है, एक गलती की वजह से होता है। यहाँ पर एक मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर में ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसको एक टर्म देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब बात आती है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस टाइप की प्रेगनेंसी को कहते हैं जहां पर इंप्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अदर देन द फंडस को छोड़ के ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन और कहीं पे भी यूट्रस में हो जाए, या फैलोपियन ट्यूब में भी कई बार इंप्लांटेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी के अंदर में कहीं भी नहीं दे रखा है, एग्जाम के अंदर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर में आपको बता रखा है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा वहां पर आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी। उस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर लें और वहां पर आपको बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जिक्र किया हुआ मिल जाएगा। और उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले पॉइंट के अंदर में ये सारी बातें जो है वो आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, वहां पर वो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी लिखा हुआ मिल जाएगा। और मोस्टली आखिर आप पूछोगे कि ये होता कब है, क्यों हो जाता है कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से नुकसान क्या होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है कि वहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कई बार अगर फैलोपियन ट्यूब में ही इंप्लांटेशन हो गया तो डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है, ठीक है। या फिर लैटरल वॉल में भी हो गया तो डेवलपमेंट जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये किन में होता है, तो ये होता है मोस्टली लेडी स्मोकर्स में, जो लगाती है ना कश सुट्टा, ठीक है, तो सिगरेट बीड़ी इन सभी पीने वाली महिलाओं के अंदर में, और खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पर तो खैर पीना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह से यहाँ पर मतलब वो क्या हो जाता है, टेराटोजेंस मतलब की तरह एक्ट करते हैं और मॉन्स्टर फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं वो एक तरीके के, और बच्चे जो होते हैं फिर वो आड़े टेढ़े से होते हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसी लेडी होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी धूम्रपान करती हैं, तो उनके अंदर में यहाँ पर उनके बच्चे सिगरेट की तरह पैदा होते हैं, फिर सिगरेट और बीड़ी की तरह, और फिर कहती है कि हमारा बच्चा हाय राम कैसा हो गया, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं भी अगर पी रही हैं, अगर रेगुलर बेसिस पर भी अगर सिगरेट और बीड़ी और जो कुछ भी होता है यहाँ पर, ठीक है ना, मैरिजुआना और जितने भी मतलब वीड्स जितने भी होते हैं, तो उन सभी के सेवन करने की वजह से, धूम्रपान के सेवन करने की वजह से यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के खतरे जो होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। आई होप बात आ गई होगी आपको समझ में। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं, हम सभी उन पॉइंट्स को आज अभी क्लियर करते हुए चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर पेज नंबर 53 पर ही एक पॉइंट इस आप डायग्राम के अंदर में लेवलिंग में आप देखोगे, यहाँ पर एक लेवल किया हुआ है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक क्या है? एक टाइप का ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। एक रिमेन होता है, ठीक है, जो बच जाता है। जब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो यॉर्क सैक का फॉर्मेशन कर देते हैं और न्यूट्रिशन बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है। एंड यहाँ पर एक लिखा हुआ है सबसे नीचे के अंदर में प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के अंदर में क्या होगा कि म्यूकस की एक प्लग बन जाती है, प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि ये क्या होता है कि एक तरीके का मतलब प्लग का मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि एक गाढ़ा म्यूकस जो है वो सर्विक्स की ओपनिंग पर, सर्विक्स की वॉल पर, सर्विक्स के रास्ते में वहाँ पर वो एक गाढ़ा म्यूकस, थिक म्यूकस जो है वो यहाँ पर जम जाता है, जो कि क्या करता है कि पूरे के पूरे जो फीटस होगा, डायग्राम के अंदर में आपको नजर आ रहा होगा, तो वहाँ पर उस डायग्राम के अंदर में आपको दे रखा है कि ऊपर से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है ना, फीटस जो है वो फंडस के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका वेट भी जो होता है उसको भी रोक के रखने का काम करता है, और ताकि और भी चीज़ें जो होती हैं एक्स्ट्रा वाटर और उसके अंदर में से जो कुछ भी और भी चीज़ें जो सीक्रेट हो रही होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो उस चीज़ से बचने के लिए, वो चीज़ बाहर ना निकले, वाजाइनल रूट के थ्रू वो बाहर ना सीक्रेट हो, तो इसके लिए वहाँ पर क्या होता है कि गाढ़ा थिक म्यूकस का प्लग बन जाता है सर्विक्स की ओपनिंग पर, जिसको हम लोग यहाँ पर ये बोला करते हैं प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाइकल प्लग बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हमने कर ली। और यही प्लग जो है, यही जो सर्वाइकल प्लग है, ये क्या हो जाता है कि जब ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है। आपने एक टर्म सुना होगा वाटर ब्रोक होना। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर में जब डिलीवरी का टाइम आता है, जब यहाँ पर जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, जब वो बेबी को डिलीवर करने वाली होती है, तो उस वक्त पे यहाँ पर हम लोग एक टर्म बोला जाता है वाटर ब्रोक हो जाना, कि वाटर ब्रोक हो गया, अब डिलीवरी का समय हो गया है, ठीक है। वहाँ पर वाटर ब्रोक होना शुरू हो जाता है, पानी वानी निकलना शुरू हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह भी थोड़ा बहुत निकलना शुरू हो जाता है। तो वाटर ब्रोक होना दरअसल वही होता है कि सर्वाइकल प्लग जो होता है वो यहाँ से रप्चर हो जाता है, वो फट जाता है, वहाँ से हट जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, गल जाता है, जिसकी वजह से अब वापस से अब मतलब पता चल जाता है कि अब वो ओपनिंग खुल गई है और अब डिलीवरी का समय जो है वो हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पर छूटे हुए थे, मतलब छूटे हुए नहीं थे, ये थोड़े अलग से पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे NCERT पेज नंबर 54 पर ही जो सेकंड मतलब जो फर्स्ट ही पैराग्राफ है उसी के अंदर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ के अंदर में जो टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, उसके ठीक ऊपर वाले पैराग्राफ की ऊपर से थर्ड लाइन, डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स, फाइंड आउट, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि डॉग के अंदर में प्रेगनेंसी जो होती है वो कितने दिनों की होती है, एलिफेंट के अंदर में प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है, कैट में प्रेगनेंसी जो होती है वो कितने दिनों की होती है, तो इनके अंदर में आप बताइएगा। ह्यूमन के अंदर में कितने दिनों की होती है, तो ह्यूमन के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली बोल दिया करते हैं हम लोग 9 मंथ की, ठीक है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रेगनेंसी जो टाइम पीरियड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गस्टेशन पीरियड। गस्टेशन पीरियड के बारे में अभी हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो एकदम कूल हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर समरी की, ठीक है। हालांकि चैप्टर खत्म हुआ नहीं है, एक टॉपिक अभी बचा हुआ है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। NCERT पेज नंबर 55 और 55 पे आप जो यहाँ पर 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, समरी के अंदर में 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, और उन 3 पैराग्राफ के अंदर में यहाँ पर आप थर्ड पैराग्राफ के 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन 1 2 3 4 5 6 7th लाइन में बिल्कुल लास्ट में 7th लाइन के बिल्कुल लास्ट में आप देखिएगा लिखा हुआ है एक पॉइंट, दिस cyclical changes in the ovary and the uterus during menstrual cycle are induced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormones, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर कोएटस, ये लाइन यहाँ से शुरुआत होती है, आफ्टर कोएटस sperms are transported to the junction of isthmus and ampulla where sperms fertilizes the ovum leading to formation of a diploid zygote। मैंने पिछली वीडियो के अंदर में ही आपको बताया था कि जो स्पर्म सेल्स हैं वो दरअसल फर्टिलाइज कहाँ पर करते हैं ओवम को या सेकेंडरी ओसाइट को, एम्पुला वाले रीजन में, ना कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे नहीं होता बल्कि एम्पुला में होता है। ये करेक्शन था NCERT में, वहाँ पर पेज नंबर 51 पे सुधार दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो करेक्शन नहीं किया गया है, तो आप करेक्शन कर लेंगे। और आपको कहाँ से कौन कौन से पॉइंट काट देने हैं, कौन कौन से वर्ड को काट देना है, आप अभी ध्यान से सुन लेंगे। हो जाएगा हमारा आफ्टर कोएटस स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू दी, यहाँ तक सही है। उसके बाद आपको काट देना है जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड, ये 4-5 जो वर्ड्स हैं वो आपको काट देना है, जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड,
ये आप पांचों वर्ड काट देंगे। इनके काटने की वजह से अब जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आफ्टर कोइटस स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला वेयर द स्पर्म्स फर्टिलाइजेस द ओवम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। सही है, ये हमारा पॉइंट जो है वो अब सही हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि गस्टेशन जो होता है वो ह्यूमन के अंदर में 9 महीने का होता है। ठीक है, अभी इस पॉइंट को आपने लिख लिया होगा। ये पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा है तो ये आप अभी लिख लेना। गस्टेशन जो होता है वो ह्यूमन के अंदर में 9 महीने का होता है। और एनसीईआरटी के अंदर में यहाँ पर हमको एक चीज़ दी हुई है कि डेवलपमेंट जो है वो किस किस महीने के अंदर में कौन कौन से टाइप का डेवलपमेंट होता है, यानी कि पहले महीने में क्या होता है, फर्स्ट वीक में मतलब क्या होता है, फिर दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने पे क्या होता है। तो एनसीईआरटी के अंदर में कुछ पॉइंट्स 4-5 ही पॉइंट दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लेंगे, उसको वो समझ में भी आ जाएगा। और उसी का एक डिटेल्ड फॉर्म काफ़ी अच्छे से पीडीएफ फाइल के अंदर में भी आपको, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही सेकंड लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो दूसरा लिंक जो है आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके देख लेना, और वहाँ पर पूरा का पूरा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल बना बनाया आपको नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप जाकर डाउनलोड कर लें, आसानी से आपको वो चीज़ें जो है वो काम आ जाएंगी। इस जो ये आपने पॉइंट जो है इसको आप एक बार लिखेंगे जल्दी से। अब बात कर लेते हैं पार्चुरेशन की। ठीक है, पार्चुरेशन जो होता है वो चाइल्ड बर्थ को हम लोग कहते हैं, हमें पता है। तो पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन के अंदर में कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, कैसे डिलीवरी का टाइम आता है, तो ये पता चलता है। तो ये दरअसल जो है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होती ये है कि जो फुली डेवलप्ड जो फीटस होगा, जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है और जो ही 9 महीने कंप्लीट होने वाले होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जब 9 मंथ्स जब कंप्लीट होने वाले होते हैं, जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, तो फीटस का डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ होता। प्लेसेंटा भी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच्योर होता रहता है, और उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है 9 महीने में, यानी कि फीटस के साथ साथ प्लेसेंटा भी मैच्योर होता है। तो प्लेसेंटा और फीटस जो हैं वो दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं, और जो ही ये मैच्योर होते हैं वो एक न्यूरल सिग्नल भेजते हैं यूट्रस को। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर में एक न्यूरल सिग्नल पहुंचता है, और जो ही यूट्रस के अंदर में एक न्यूरल सिग्नल पहुंचता है, यूट्रस में एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, हल्का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस हल्के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक सिग्नल जाता है सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसकी पिट्यूटरी? मदर की पिट्यूटरी। ठीक है, अभी तो फीटस का भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, फीटस के अंदर में भी अब वहाँ पर क्या हो गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उसकी वजह से वो मदर की पिट्यूटरी पर एक सिग्नल जाता है, और मदर की पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रेट होना शुरू होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है कि मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है, साथ ही यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो अब ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। जो ही ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ता है, सिग्नल वापस जाता है कहाँ पर? पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी से फिर से और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, वो यूट्रस को और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पर और भी ज़्यादा सिग्नल जाते हैं, फिर से सिग्नल जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वो और भी ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है। मतलब कि एक बार अगर न्यूरल सिग्नल मिल जाता है, वो लगातार बार जो इम्पल्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते रहते हैं, और उससे लगातार ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता रहता है। और इसी ऑक्सीटोसिन के लगातार सिक्रेशन की वजह से यहाँ पर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन तेजी से बढ़ता चला जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर फीटस जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, और इसको हम लोग डिलीवरी बोल दिया करते हैं। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म होता है बेसिकली। चलिए हम लोग इसी कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर पहले डेफिनेशन की बात कर ले रहे हैं कि पार्चुरेशन कहते किसे हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन, विगरस का मतलब काफ़ी तेजी से, फ्यूरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के अंदर में तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होना, विच कॉजेज एक्सपल्शन, जिसकी वजह से एक्सपल्शन कॉज होता है, या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस, यूट्रस के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन होना जिसकी वजह से अगर बेबी की डिलीवरी हो जाती है, या फिर अगर एक्सपल्शन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। एंड इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, और ये किसके द्वारा इंड्यूस होता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। न्यूरो एंडोक्राइन क्यों बोला गया है? मतलब यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल भी है, एंड साथ ही एंडोक्राइन कंट्रोल यानी कि हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि फीटल इजेक्शन रेफ्लेक्स यहाँ से सबसे पहले होगा, एक
टाइप ऑफ सिग्नल होता है। तो ये न्यूरल सिग्नल है एक टाइप का, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। फ्रॉम कहाँ से ये जनरेट होता है? फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, तो हम लोग लिख देंगे फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। और इसकी वजह से इट इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से यहाँ पर माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एक हल्का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस हल्के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, जिसकी वजह से मैटरनल पिट्यूटरी से यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है, यानी कि एंडोक्राइन हार्मोन है। तो इसी वजह से लिखा गया है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी कि न्यूरल यहाँ पर रिफ्लेक्स सबसे पहले इन्होंने इंड्यूस किया और उसकी वजह से यहाँ पर हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो गया। जो ही ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अंदर में और भी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाते हैं। और जो ही यूट्रस के अंदर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे देन ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और सिक्रेशन और जो बढ़ेगा फिर से क्या होगा? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, फिर से मैटरनल पिट्यूटरी से और भी ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर से ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा, फिर से ये मैटरनल पिट्यूटरी पे जाकर एक्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। और उसके बाद फिर क्या होगा? तो उसके बाद की कहानी जो है वो अभी हम लोग आगे लिखेंगे, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पर होता ये है कि ये जो रिफ्लेक्सेस अभी होंगे, दीज रिफ्लेक्सेस बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता जाता है, ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा सिक्रेट होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ता जाता है। तो ये जैसे जैसे होते जाते हैं, दीज रिफ्लेक्सेस बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो ही कंटिन्यू होते रहते हैं और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। एंड दिस रिजल्ट्स इन पार्चुरेशन, यानी कि क्या? डिलीवरी। और जिसकी वजह से यहाँ पर डिलीवरी जो है वो हो जाती है सून आफ्टर द पार्चुरेशन। और इसके जस्ट बाद ही क्या होगा? प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। प्लेसेंटा भी जो है वो यूट्रस के थ्रू यहाँ से यूट्रस से फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा भी फिर वहाँ से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर डिलीवरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है और साथ ही हमारा चैप्टर भी। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पे। अब इसके आगे एनसीईआरटी के अंदर में मैंने सारे के सारे जो करेक्शंस थे वो आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पूरी तरीके से कर लेना, एनसीईआरटी आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नोट्स जो है वो आप प्रॉपर तरीके से बना लेना, माइंड मैप वगैरह बनाते रहना। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मतलब एक बार आप लोग क्या कर लेना, एनसीईआरटी पूरी तरीके से पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, डायग्राम पे एक बार फोकस कर लेना, समरी एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे के सारे एक बार लिख के कर लेना, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन कर लेना। और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में या फिर कहीं भी टेलीग्राम के अंदर में आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए बस ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर की क्या कहानी होती है कि एक बार ठीक है चाइल्ड बर्थ हो गया तो इसके बाद फिर अब क्या होगा, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है और क्या कुछ डेटा होते हैं, वो हम लोग जो भी चीज़ें हैं और कैसे इसके रोकने के क्या कुछ उपाय हैं वो हम लोग चैप्टर 4 में शुरू करेंगे। कल शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।